किसान आंदोलन के बीच संसद में कृषि कानूनों पर हुई चर्चा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि 100 से ज्यादा आंदोलनकारी युवा लापता हैं। सरकार ने लगभग 200 किसानों को तिहाड़ जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद कर रखा है। जबकि इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि मोदी सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को भड़काया जा रहा है और किसानों का ये आंदोलन बस एक राज्य के किसानों तक ही सीमित है। तोमर ने यह भी कहा है कि विपक्षी नेता नए कानूनों को काला कानून बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी क्या है। नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आज 16 आने सच में हम कृषि मंत्री तोमर के ताज़ा बयान के पीछे की सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है अमित बावा, कांग्रेस के युवा नेता है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद नेहा जी। पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि एक राज्य तक सीमित बताया है तोमर ने और साथ ही साथ आरोप लगाया है कि जो विपक्षी पार्टी है वो किसानों को भड़का रही है। क्या कहेंगे? नेहा जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि ये जो किसान संघर्ष, किसान आंदोलन चल रहा है, यदि इसको इस तरह से पुटअप किया जाए कि ये एक राज्य तक सीमित है तो शायद मैं समझता हूँ तोमर साहब के जोग्राफिकल फंडे अभी गलत हैं। क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर आप देखिए किस तरह से राकेश टिकैत जी की और दूसरे किसान जथेबंदियों की अगुवाई में कितने लाखों किसान यूपी, राजस्थान, हरियाणा, इवन मध्य प्रदेश से वहाँ पर जुड़ रहे हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में और बेंगलुरु में किसानों ने मार्च निकाले हैं क्योंकि उन्हें वहाँ तक आने के लिए प्रशासन ने, सरकारों ने रोका हुआ है। तो ये एक बहुत ही बेबुनियाद और मैं समझता हूँ बहुत इमेच्योर बयान है उनका कि ये एक राज्य तक सीमित है। जी, तो अमित, क्या आपको लगता है कि सदन के भीतर ये कहना कि सिर्फ एक राज्य तक है, उन्होंने जो सदन है उसको गुमराह करने की कोशिश की, ये बात उठती है? नेहा जी, यहाँ श्रोताओं के, दर्शकों के लिए, देश और विदेश में बैठे लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि सरकार क्यों जान जानकर बार बार सच्चाई से मुंह मोड़ रही है, क्यों वो चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, जब हम लोकतंत्र, जमहूरियत की बात करते हैं तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात आती है। ऐसी क्या आपदा थी कि कोरोना काल में जहां पूरा विश्व और भारत कोरोना से लड़ रहा था, वहां इस मोदी सरकार को बैकडोर एंट्री से, ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन कानूनों को लाने की जरूरत पड़ी। यदि ये इतने ही किसानों के फायदेमंद, उनके हितों के लिए थे, इस पर चर्चा, संवाद क्यों नहीं हुआ? नंबर 1। नंबर 2, जब सरकार इन कानूनों को लाई तो पूरे देश के किसानों ने इसका विरोध किया। पंजाब के किसानों ने इस आंदोलन को लीड किया। पंजाब सिख कौम विशेष तौर पर शुरू से ये अपने हकों की लड़ाई के लिए जानी जाती है और ऐसी सैकड़ों उदाहरण है कि संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटती। पंजाब ने इसको लीड किया, छोटे भाई हरियाणा ने, निकटवर्ती राज्य राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, सभी किसानों ने इसमें शामिल हुआ। अब सरकार इसको तोड़ मरोड़ कर इसलिए पेश कर रही है नेहा जी, क्योंकि उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, जिनकी फाइनेंसिंग, जिनकी फंडिंग पर यह सरकार बनी है, उनसे जो वायदे, जो इनकी एडजस्टमेंट्स रही होंगी, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप ये देखिए, सिर्फ किसान आंदोलन में नहीं, इससे पहले भूमि अधिग्रहण बिल ये सरकार लेकर आई, तब भी कांग्रेस ने और दूसरे विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और उसको वापस करवाया। राहुल गांधी जी की अगुवाई में सरकार बनते ही 2014 में मई में सरकार बनी थी और जून में ये वो बिल लेकर आ गए थे जी। तो ये सरकार जब कॉरपोरेट्स का करोड़ों रुपए का टैक्स राइट ऑफ कर सकती है, तो यदि किसानों की एमएसपी या जो एफसीआई ये दलील देते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन इंडिया घाटे में चल रही है, तो क्यों नहीं किसानों की आय दुगनी, आमदन बढ़ाने के लिए कोई राइट ऑफ्स, कोई सब्सिडीज के बारे में चर्चा करती है? तो ये क्लियर इनकी जो इंटेंशन है, इनकी जो मंतव्य हैं, वे स्पष्ट हैं कि ये सरकार चुनिंदा 15, राहुल गांधी जी ने अपने बयान में कई बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात कही है, 15 बड़े पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रखकर ये सरकार काम कर रही है। इसे देश के मिडिल क्लास, किसान, जवान, किसी से कोई सरोकार नहीं है और उन्हीं उसी नियत का ये फल परिणाम स्वरूप है। जी, एक सवाल जो केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने पूछा कि जो विपक्ष है उसको कानून में क्या गड़बड़ी है, वो क्यों इसे काला कानून कह रहे हैं, इस बात का उन्हें पता ही नहीं है, सिर्फ वो कानून को काला कहे। तो क्या आप साफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या गड़बड़ी है, आप बताइए। नेहा जी, सबसे पहले समझिए, 3 कानून हैं। उन्हें विपक्ष काला कानून बाद में बोल रहा है, जिनके लिए कानून बना है, किसान उसे काला कानून क्यों बोल रहे हैं? पहला
पहला कानून है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को अबॉलिश करते। सरकार दलील देती है कि हम अनुमति दे रहे हैं कि कोई भी किसान कहीं पर भी अपना अनाज बेच सकता है। वो तो इनके कानून से पहले भी बेच सकता है। यहां समझने की जरूरत है, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, छोटा किसान है, ना तो उनके पास अपने जो अनाज को भंडारित करने की, प्रोक्योरमेंट करने की व्यवस्था है, ना उसको बेचने की लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से वो संपन्न है। नंबर 2, दूसरा जो इसका इनकी दलील है, दूसरा जो कानून है, वो कानून कहता है कि भंडारण पर, प्रोक्योरमेंट पर कोई बंदिश नहीं रहेगी। यानी कि बड़े बड़े जो पूंजीपति घराने हैं, हजारों लाखों टन अनाज को वो प्रोक्योर कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपनी मनचाही कीमत पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किसानों से किसी भी दाम पर खरीद कर। और तीसरा कानून जो कि उसकी ट्रेड एंड प्रमोशन का इन्होंने वो बनाया है, उससे आप एक बात समझिए, जब किसान की फसल की कोई गारंटी नहीं है, वो बेचने कहां जाएगा, उसके पास प्रोक्योरमेंट का साधन नहीं है, तो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप या दूसरे लोग हैं, बहुत सारी फॉरेन ग्रुप्स के साथ कोलैबोरेशन करके, वॉलमार्ट जैसे बहुत सारे उनके साथ, जो बड़े संपन्न जिम्मेदार हैं, किसान हैं, वो उनसे उनका उपज खरीद लेंगे। लेकिन छोटे किसान को पूंजीपतियों की मनमानी दी हुई कीमत पर अपना अनाज, अपना गेहूं, अपना धान बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो सड़ जाएगा। जी। सबसे महत्वपूर्ण नेहा जी, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आप समझिए। आज देश का किसान एमएसपी की वजह से जब उसके खेत में फसल बोई जाती है, उसी समय यह तय हो जाता है कि इतनी गारंटीड प्राइस की यह फसल बिकेगी। किसान की बेटी की शादी है, किसान के बच्चे ने पढ़ना है, किसान के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तो जो मंडी सिस्टम के चलते जो आड़तियां हैं, वो उसको तुरंत, किसान कभी भी आधी रात को जाकर, क्योंकि उसकी गारंटी है इनकम की, तो उसको उधार भी पैसा मिल जाता है, उनकी व्यवस्था नहीं रुकती है। इन कानूनों के बाद जब एमएसपी खत्म हो गई, जब तक किसान की फसल नहीं बिकेगी, उसको पैसा नहीं आएगा। कौन उसको क्रेडिट देगा? कोलेटरल फ्री सिक्योरिटी कौन उसको उधार वो देगा? सो इसकी मार जो है वो छोटे और मध्यम किसान वर्ग पर बहुत बुरी तरह पड़ेगी और वो खत्म हो जाएंगे। वो मजबूरन अपने ही खेत बड़े पूंजीपतियों को ठेके पर देकर उसमें मजदूरी करने के लिए विवश हो जाएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए इस कानूनों का विरोध हो रहा है। और मैं समझता हूं ये इतनी सिंपल सी चीज अगर तोमर साहब या बीजेपी सरकार नहीं समझ पा रही, तो इतने वो नासमझ नहीं है, वे समझना नहीं चाहते। वे संसद के माध्यम से देश को, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। यदि आपने ध्यान से सुना हो तो आज के राज्यसभा सत्र में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, पंजाब के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सरदार प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ी ही बखूबी और बड़े फैक्ट्स के साथ अपने सारे तथ्य और किसानों का पक्ष संसद में रखा है। जी, लेकिन एक बात जो तोमर ने कही कि जो उनका जो कानून कहता है, जो केंद्र का कृषि कानून कहता है कि किसान जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कृषि, उस अनुबंध से किसी भी समय बाहर जा सकता है, जबकि जो पंजाब का जो ये बिल लाया गया है उसमें है कि अगर किसान ये तोड़ता है कॉन्ट्रैक्ट तो उसे कोई जुर्माना भरना पड़ेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? जुर्माना किसान को नहीं भरना पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा अगर उसकी खरीद को आप ऑनर नहीं करते हैं, कमिटमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं। देखिए, खेती में कृषि सुधार होने आवश्यक है। स्वामीनाथन कमेटी बहुत पहले बैठ चुकी है, बहुत सारी रिकमेंडेशन दे चुकी है। कांग्रेस पार्टी किसानों की आय दुगनी करने या उनकी आमदन बढ़ाने, उनकी मुनाफा बढ़ाने के कतई खिलाफ नहीं है, ये समझने की जरूरत है। परंतु मैं अपनी बात पूरी करता हूं। कांग्रेस पार्टी किसानों के वेलफेयर, उनके हितों के ऊपर चर्चा करने में विरुद्ध नहीं है। हमारा ये पॉइंट है, ये तर्क है कि जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उन्हें इस संवाद में, इस चर्चा में क्यों शामिल नहीं करना चाहती है ये सरकार? क्यों उन पर कानून थोपा जा रहा है? आप लोकतंत्र में हैं, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप उस पर विचार कीजिए। किसानों के अलग अलग प्रांतों से अलग अलग उनके जो संगठन हैं, उनके नुमाइंदों को, चुनिंदा लोगों को बिठाइए, विचार कीजिए, उनकी बात सुनिए, अपनी बात कीजिए। चर्चा से क्यों भागती है ये सरकार, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास सही कन्विंसिंग दलील नहीं है। वे सिर्फ और सिर्फ उन चंद पूंजीपतियों के इशारों पर, जहां उनकी मुनाफाखोरी बढ़ती है, उस पर कानून बनाती है और उसको थोपने का काम कर रही है। यह डिक्टेटरशिप एटीट्यूड मोदी सरकार का हर
फैसले में रिफ्लेक्ट होता है। जी, एक ये कि इस आंदोलन से किसानों के समर्थन में युवाओं की एक भारी जो संख्या है वो जुड़ी है, और अभी भी ऐसी बातें आ रही हैं कि 100 से ज़्यादा जो युवा हैं वो लापता हैं जब से 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हिंसा हुई है। इस बारे में क्या कहेंगे? युवाओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार? नेहा जी, एक बात समझिए, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का, देश का युवा, अधिकतम परिवार किसानी बैकग्राउंड से आते हैं। चाहे वे सिंगर हैं, चाहे वे सेना में हैं, कॉरपोरेट में हैं, साधारण गैर कृषि वर्गों में काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अधिकतम लोगों की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, किसानी परिवारों से जुड़ी हुई हैं। और जो लोग समझते हैं, जो लोग पढ़ते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, महसूस करते हैं कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए किसानी परिवारों के युवाओं के साथ साथ गैर किसानी वर्गों से जुड़े हुए युवा भी इस आंदोलन में पूरी तरह से अपनी भागीदारी कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी दूसरे आर्टिस्ट हैं, सिर्फ पंजाब के ही नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? संवेदनाओं को, भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता। अब ये सरकार युवाओं को तोड़ने के लिए, आप देखिए 26 जनवरी को क्या हुआ। सरकार ये पूरा विश्व अब जान गया है। उनकी फोटोग्राफ्स वायरल हो गई हैं, कौन लोग थे, किन्होंने वहां पे हिंसा की, किन्होंने वहां पे पूरी मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश की। पर मैं बधाई देता हूं किसान जथेबंदियों को, किसान नेताओं को, जिन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी, बहुत सूझबूझ से उस चीज को कंट्रोल किया। लेकिन अब युवा जो हैं, हर वर्ग का युवा इस किसान आंदोलन के समर्थन में उतरा हुआ है पूरी तरह। सोशल मीडिया पर, ऑन ग्राउंड हर वर्ग के युवा उतरे हुए हैं। सरकार कितनी कोशिश कर ले, पर ये कोशिश इंटरनेट सेवा बाधित करके भी देखी जा रही है कि वहां पर इंटरनेट सेवा जो है बाधित है, और हर दिन जो है ये सीमा जो बढ़ा दी जाती है कि अब आगे इतने दिन, इस दिन के लिए भी जो इंटरनेट है वो बाधित रहेगा। तो इंटरनेट को बंद करना किस तरह से देख रहे हैं आप? नेहा जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। यदि सरकार इतनी कॉन्फिडेंट है कि उनके कानून बहुत किसानों के हकों में हैं, बहुत अच्छे कानून हैं, तो क्या जरूरत है इंटरनेट बाधित करने की? किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, दुनिया तक उसके प्रचार को क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि फैक्ट्स को जितनी आउटरीच उसकी होगी, जितने ज्यादा लोगों तक वो पहुंचेगा, उतने लोग उसको समझेंगे। इट इज वेरी सिंपल। 2 + 2 4 ही होगा, वो 5 कभी नहीं होगा। और जो 5 बोल के या समझाने की कोशिश करे या बोले कि वो 4 नहीं है, तो वो समझने वाले को खुद पता लग जाएगा कि उनका मूर्ख बनाया जा रहा है। इंटरनेट बंद करना, मैं समझता हूं, बहुत ही छोटी मानसिकता का एक कदम है, और शायद ये नहीं समझते हैं कि किसानों के बच्चे बहुत आधुनिक हैं। वीडियोस रिकॉर्ड करके जिस बॉर्डर्स पर वो बैठे हैं, उससे 1-1.5 घंटे की दूरी पर जाकर वो लाइव हो सकते हैं। दूसरे राज्यों का इंटरनेट चल रहा है। सो ये ऐसी हरकतों से ये आंदोलन टूटने वाला नहीं है, ना ही उनके जज्बातों में कोई कमी आने वाली है। जी, एक मैं ध्यान ले जाना चाहूँगी आपका उस तरफ, जो मीना हैरिस हैं, जो कमला हैरिस की बहन की जो है बेटी हैं, वो लगातार बोल रही हैं कि इंटरनेट पे ही उनका बयान आया है कि वो चुप नहीं रहेंगी, वो खामोश नहीं रहेंगी। तो इस स्तर पर जब किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है, तो इसे क्या लगता है? वो बार बार जो केंद्र सरकार है वो कांग्रेस को ही निशाना बनाती है कि आप ही ये कानून लेकर आए थे और हम आपका ही काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस किस तरह से देख रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे, जिस तरह का टेंशन मिल रहा है? नेहा जी, ये समझने की जरूरत है। कोई दौर था, कोई समय था जब जमीन, वेल्थ वाले जो लोग थे, उन्हें वो उस पैरामीटर पे मापा जाता था कौन कितना बड़ा व्यक्ति है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, कारखानों में लोग चले, फिर दूसरी चीजें आई। ये जो वर्तमान दौर है, ये सूचना का दौर है। इट्स एन इंफॉर्मेशन एरा। सूचना के प्रचार और प्रसार के लिए बेसिक, द वेरी फंडामेंटल चीज है इंटरनेट। इसीलिए दुनिया के लोग इस बात को समझते हैं, इस बात को महसूस करते हैं, और शायद भारतीय भी समझते हैं कि इंटरनेट को काटना ये एक भय की निशानी है, एक डर की निशानी है। और जहां तक सवाल है अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का इसके ऊपर टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कोई भी पढ़ा लिखा सूझवान व्यक्ति, वो किसी भी देश प्रांत का हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस का हो, वो इस बात को समझेगा कि यदि उनकी बात गलत है तो उसका और प्रसार होना चाहिए। यदि किसान गलत हैं और सरकार कह रही है कि वो गलत दलील दे, तो उसका प्रसार होना चाहिए। लोग समझ जाएंगे कि वो गलत है, उनका समर्थन अपने आप विड्रॉ हो जाएगा। यदि उनके प्रसार से समर्थन बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्रचार प्रसार में, उनकी तर्क में कुछ तो तर्कसंगत बात है। जी,
अमित, जैसे कि आप युवा नेता हैं तो आप पंजाब में सक्रिय रहते हैं, लेकिन पंजाब के बाहर भी जो है आपका एक ग्रुप है जो आपका समर्थक है। आपको क्या लगता है कि जो युवा है उन युवाओं की गिरफ्तारी या फिर उनके खिलाफ जो देशद्रोह के मामले हैं, जो अभी जेल में कैद है, इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं उनके बाद से क्या उनमें किसी तरह का खौफ पैदा हो पाया है? उनकी संख्या कम हुई है जो किसान आंदोलन के समर्थन में आए थे, या फिर उनकी संख्या और बढ़ गई है? नेहा जी, युवा शक्ति एक ऐसी चीज है कि जिसको जितना दबाएंगे वो उतनी दुगनी तीव्रता से उभरती है। आप देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी प्रदेशों के युवाओं ने शुरुआती दौर में एक सिर्फ किसान परिवारों के युवाओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, युवाओं पर, किसानों पर सरकार के अत्याचार बढ़े, किसान परिवारों से निकले हुए जो अब वर्तमान पीढ़ी किसानी में नहीं है, उन्होंने इस आंदोलन को आकर ज्वाइन किया। जब सरकार के अत्याचार और बढ़े तो जिन बच्चों का किसानी से कोई लेना देना ही नहीं है, वे भी इस आंदोलन के समर्थन में आ गए। सो युवा शक्ति जो है पूरे देश की इस समय किसानों के हक में है। आप देखिए, यूएस से, कनाडा से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रहे बच्चे पीआर लेकर सेटल्ड, कितनी ऐसे केस हमारे पास आजकल हर रोज इंटरनेट पर आ रहे हैं, अपनी स्टडीज, अपनी जॉब्स छोड़ के आंदोलन में शिरकत करने वहां आ रहे हैं। दिल्ली के सटे आसपास के इलाकों के लोग, परिवार, महिलाएं, बच्चे सब इस आंदोलन में उनके समर्थन में किसानों के आ रहे हैं। सो युवा शक्ति पूरी तरह इसके साथ है और सरकार जितना इसको दबाएगी उतनी दुगनी ताकत से ये लोग उस और ज्यादा जुटेंगे और इस आंदोलन को और मजबूती मिलेगी। एक और आरोप लगातार कांग्रेस पे लगता रहा, ये कि कांग्रेस जो है विपक्ष का काम उतनी जिम्मेदारी से नहीं निभाती। जब बात राहुल गांधी की ही आती है तो उन्हें कहा जाता है कि वो एक तय समय के लिए ही राजनीति करते हैं, उसके बाद वो पूरे समय के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इन आरोपों पर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी तो अगर अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में कहीं जाते हैं तो उसके बारे में नेशनल मीडिया कोई प्रचार नहीं करता है। वे देश के बेहतरीन सांसद के रूप में एजेंसियां उनको निकाल कर प्रोड्यूस करते हैं, उनकी काम को, उनकी जो एमपी लैड के फंड्स हैं या अपने क्षेत्र में वायनाड में वो क्या क्या चीज़ें रेवोल्यूशनरी उन्होंने की हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। और राहुल गांधी जी पूरी तरह से, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस आंदोलन में पहले दिन से किसानों के लेकिन जो समर्थन में राकेश है। टिकैत हैं, जो अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए किसान नेता के तौर पर, उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष ने ये काम किया होता तो आज हमें सड़कों पर इस तरह से नहीं बैठे रहना पड़ता। देखिए नेहा जी, एक बात समझने की जरूरत है कि कांग्रेस की सरकार, यूपीए सरकार में किसानों की आमदन बढ़ाने पर बहुत चर्चाएं हुई, कमेटियां बनी। वो एक कोलिशन गवर्नमेंट थी। कोलिशन गवर्नमेंट के बहुत सारे अपने कंस्ट्रेंट्स रहते हैं जिनके चलते शायद जो फैसले बहुत जल्दी हो सकते थे नहीं हो पाए, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र की वैल्यूज के मूल्यों का हमेशा सम्मान करती है। अनलाइक बीजेपी, हम कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई भी फैसला, कोई भी कानून बिना चर्चा संवाद के कांग्रेस नहीं लेकर, हाँ हमने अपनी सरकार दांव पर लगाई राष्ट्रहित में, न्यूक्लियर डील के समय पर हमने भाजपा की तरह, एनडीए की तरह अपने व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारें दांव पर नहीं लगाई जी। तो कांग्रेस के ऊपर मैं समझता हूं यदि भाजपा के लोग टिप्पणी करते हैं तो बहुत निंदनीय, बहुत शर्मनाक है, क्योंकि उन्हें अपनी कारगुजारी पर, अपने गिरबान में पहले झांक कर देखना चाहिए। जी, अब जो 6 फरवरी को चक्का जाम का इन्होंने आह्वान किया है किसान संगठनों ने, तो इसमें बतौर कांग्रेस युवा नेता आप किस तरह से भागीदारी करेंगे, या फिर आप सिर्फ किनारे खड़े होकर इस आंदोलन को देख रहे हैं? देखिए नेहा जी, कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस शुरू से किसान आंदोलन में हम किसी भी तरह का पॉलिटिकल माइलेज लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात पहले दिन से बड़ी स्पष्ट है। हाँ, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम उनके समर्थन में खड़े हैं। जिस दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, भारतीय युवा कांग्रेस ने लंगर के स्टॉल लगाए हुए हैं, बिना किसी झंडे, बैनर, इन सब चीज़ों के हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, हमारी कांग्रेस भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी जैसे और बहुत सारे सीनियर लीडर्स वहां पर दिन रात सेवा में जुटे हैं। आगे भी हम किसानों की इस मूवमेंट में उनके साथ खड़े हैं, उनके हर फैसले पर हम उनका समर्थन दे रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक हर संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। युवा शक्ति पूरी तरह उनके साथ है, पर इस पूरे आंदोलन में हम कहीं भी कांग्रेस की माइलेज या उस तरह से हम बिल्कुल नहीं करना चाहते, ना हम कर रहे हैं ना करेंगे।
एक आरोप पंजाब कांग्रेस पे ये भी लगता रहा है कि पंजाब में ये आंदोलन इतना मुखर इसलिए हो सका क्योंकि इसमें कांग्रेस ने इसे स्पॉन्सर किया, इसको भरपूर जो है उकसाया, भड़काने की कोशिश की। नेहा जी, ये मैं समझता हूँ ये आरोप लगाने वाले लोग शायद ये नहीं जानते कि पंजाब वह राज्य है जिसको फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हरित क्रांति में पूरे देश के संपूर्ण राज्यों का 70% जो फूड था, अनाज था, जो फूड ग्रेन्स थे, वो पंजाब हरियाणा इन 2 प्रदेशों ने पूरे किए हैं। पंजाब के 80% के करीब लोग किसानी से, खेती से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यही एकमात्र कारण है कि पंजाब से ने इस आंदोलन को लीड किया। ऑफ कोर्स इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों में उनके साथ खड़ी है, पर यदि कोई कहे कि कांग्रेस पार्टी ने इसको ट्रिगर किया है, ऐसा किया वैसा, मैं समझता हूँ बहुत ही इमेच्योर बयान है और उन पर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पंजाब कांग्रेस का नाम बार बार इसलिए आता है क्योंकि जब दूसरे राज्यों की बात देखी जाती है तो वहाँ पर जो कांग्रेस का यूथ है, जो कांग्रेस का युवा नेता है, वो उतना जो है मुखर नज़र नहीं आता, उतना अग्रेसिव नहीं नज़र आता कि जो सामाजिक जो मुद्दे होते हैं उनको प्रमुखता से वो उठा सके। तो इसलिए आप पर बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं। नेहा जी, आप एक बात देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और उनकी स्टेज की जो धज्जियां उड़ाई गई वो आई थिंक पूरी दुनिया ने, उनके ही प्रदेश में, उन्हीं की सरकार में, उनकी सिक्योरिटी में, और वहां पे कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं था। तो समझिए, किसान आंदोलन पर पूरे देश का किसान विचलित है, पूरे देश का किसान उग्र है। समस्या सिर्फ ये है कि किसानों का आपस में संगठित होना, एक मूवमेंट को चलाना ऑर्गेनाइज वे में, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है। आप विपक्षी दल हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपके जो युवा कंधे पर खासकर जिम्मेदारी है। जब आप कह रहे हैं कि युवाओं की भागीदारी इस आंदोलन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गई है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप सरकार पे इस तरह का प्रेशर बिल्ड करें जिससे कि कानूनों को लेकर वो सोचने समझने की स्थिति में ज़्यादा मजबूर हो। पूरी जिम्मेवारी के साथ भारतीय युवा कांग्रेस इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रही है, हर प्रदेश में निभा रही है। हमने बार बार बोल रहा हूं, हम बहुत सारी चीजों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम किसानों के साथ खड़े हैं उनके संघर्ष में। जहां तक लंगर व्यवस्था में जरूरत है, जहां पर उनकी जो इकट्ठे होने की, बैठने की व्यवस्था और भी जो भी उस मदद की जरूरत है, वहां पर हमारे सारे साथी खड़े हैं। हाँ, हम वहां पर कोई बैनर लगाकर, कोई मार्च निकालकर वो नहीं कर रहे हैं। आप याद कीजिएगा, मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि इस जो ये खेती कानून 3 जो कृषि बिल आए थे, सबसे पहला विरोध इसके ऊपर पंजाब यूथ कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से शुरू किया था, जहां राहुल गांधी जी 3 दिन के लिए आए थे। उसके बाद ये सारी मूवमेंट पूरे देश में बनी है। तो इसी तरह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में, हर प्रदेश में किसान संघर्ष में उनके साथ खड़ी है और पूरी मैं समझता हूं जिम्मेवारी के साथ इस आंदोलन में उनकी मदद कर रही है। जी, क्योंकि पंजाब का नाम बार बार आता है तो सिख धर्म को भी बार बार इससे जोड़ा जा रहा है, तो इसे किस तरह से आप अलग करेंगे? जो किसान का आंदोलन है और जो सिख धर्म का आंदोलन बनता जा रहा दिख रहा है, इसको किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, देखिए, ये मैं समझता हूँ, देखिए, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, नेहा जी, देश की जनता को, दर्शकों के समझने की जरूरत है कि भाजपा किस सोच की उपज है। ये उस सोच की उपज है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की। ये आरएसएस की सोच की उपज है जिन्होंने इस देश का बंटवारा करवाया। ये धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर लोगों को लड़वाती रही, उस सोच की उपज ये भारतीय जनता पार्टी है। इसी तरह से जब ये अपने मतलब के लिए ये आज हिंदू सिख कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। किस तरह देश में अराजकता 2014 के बाद फैली है, आप सीएए के माध्यम से देख लीजिए। जो इन्होंने उस जेएनयू में जो छात्रों पर गुंडों ने जाकर हमला किया, वहां पर कौन से आप बताइए, कौन उसको लीड कर रहा था? आरएसएस के कार्यकर्ता थे। अभी किसान जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर जाकर दिल्ली पुलिस, तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कौन लोग थे? वो किस तरह के आतंकवादी थे? आरएसएस के गुंडे थे। मैं दोहराता हूं, आरएसएस के गुंडे थे। सो ये किसान आंदोलन की मूवमेंट को, उसको कमजोर करने के लिए कभी खालिस्तानी, कभी ऐसे आरोप लगाना, मैं समझता हूं बहुत ही निंदनीय और बहुत शर्मनाक है। तो लोग इस चीज को समझते हैं, ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। इसकी कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। वहां पे हिंदू भी हैं, वहां मुसलमान भी हैं, वहां ईसाई भी हैं, वहां जैन भी हैं, वहां बौद्ध भी हैं। अपने धर्मों को घर रखकर
किसानी और किसानों के हितों में लोग वहां संघर्ष कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित बाबा, क्योंकि समय समाप्ति का इशारा हो गया है। तो फिलहाल 16 ने सच में इतना ही। उम्मीद करूंगी कि आज जो कांग्रेस पर आरोप लगाए गए केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर की तरफ से, उन पर जो जनता है उसको थोड़ी सी सफाई मिल पाई होगी कि वाकई में ये जो आंदोलन है वो कितना व्यापक रूप ले चुका है और वाकई में आपको इस पर कितनी चिंता करनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।